हाँ, ये पूनम क्यों नहीं आ रही? पूनम क्या नाम हो, दिशा वगैरह, ये क्यों नहीं आ रही? हाँ इशिता, आपको आइडिया? चलो, अब बात कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, राहुल सर, दिशा बोल रही थी कि उसकी सिस्टर क्लास लेती है इसी टाइम पर। अच्छा, मतलब क्लास नहीं लेते, एक ही फोन सिस्टम है कि उनके पास, राइट? कोई बात नहीं। हाँ, मैं एक चीज कहूँ आपको, ग्रुप में सिलेबस डाल रखा था, देखा हुआ आप सभी लोगों ने। सिलेबस में आपके कुछ 40% सिलेबस कम हुआ है आपका। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक हटे हैं और कई चैप्टर कंप्लीट भी हटे हैं, आपने देखा होगा, राइट? देखा है क्या? बेटा, सभी सिलेबस का, सभी सब्जेक्ट का कोर्स 40% कम हुआ है, ठीक है? उसी अनुसार अपने कंप्यूटर के सिलेबस को भी 40% कम किया गया है, ठीक है? 40% में अगर मैं बात करूँ तो कई चैप्टर तो कंप्लीट हट गए। हाँ, कई चैप्टर तो कंप्लीट हट गए, और कई चैप्टरों में, जैसे, एक मिनट, एक मिनट में सिलेबस देख के बताता हूँ आपको। हाँ, कई चैप्टरों के अंदर कई चैप्टर तो कंप्लीट हट गए, बाकी कई चैप्टरों में, हाँ, एक मिनट में देख लेता हूँ। जैसे आपका जो 15 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, कौन सा? चैप्टर नंबर 15, उसका नाम क्या है? पीएलएसक्यूएल। पीएलएसक्यूएल वाला चैप्टर कंप्लीट हट चुका है, ठीक है? अपन आज तो जो अपने बात की है सिलेबस के अनुसार, अपन 1 से लेकर 12 चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं, 13 चैप्टर अपना रनिंग में है, ठीक है? लेकिन अपन ने 15 चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो 15 चैप्टर अपना हट चुका है। इसके बाद पहले कई चैप्टर हट चुके हैं, अपन ने पढ़ लिया है। फिर भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपके हटे हैं, और उसी के अनुसार अपन पढ़ाई करेंगे, ताकि जो चीज अपने इस सिलेबस में है ही नहीं, उसकी अपन बात नहीं करेंगे, जहां तक कोशिश करेंगे। वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी डाल रखा है, वो सर ने भी आपके ग्रुप में डाल रखा है, ठीक है? हाँ, देखो, इसके अंदर दूसरा हिंदी वाला आ गया, इसके बाद इंग्लिश आ गई। हाँ, 30 नंबर पे ही आई, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड के नाम से दे रखा है।
इसके अंदर देखो, जो चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड में से कई टॉपिक हटे हैं आपके। कौन कौन से हटे हैं? स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी, इसके बाद एलोकेशन एंड पॉइंटर, पॉइंटर एलोकेशन, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर, मतलब पॉइंटर कंप्लीट हट गया आपका। इसके बाद मीनिंग ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक एलोकेशन, स्टैटिक डायनेमिक होता क्या है, वो स्टैटिक डायनेमिक फंक्शन सारे हट चुके हैं। इसके बाद फंक्शंस मेलो केलो फ्री रेलो पूरा हट चुका है। मतलब सिंपल सी मैं बात करूं तो, अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखना। इसके बाद हाँ, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी का टॉपिक है, यहां से लेकर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। स्टैटिक मेमोरी से लेकर स्टैटिक डायनेमिक मेमोरी से लेकर आगे वाला पूरा चैप्टर हट चुका है। ठीक है, एक रिकर्जन नहीं हटा इसमें से, इसमें से रिकर्जन नहीं हटा है। तो आप सिलेबस ध्यान रखना कौन से टॉपिक हटे हैं। बायनोमियल कोफिशिएंट हट चुका है, प्रोग्राम इन जीसीडी का और रिकर्जन का, ये भी हट चुके हैं। इसके बाद में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, तीसरा चौथा और पांचवा चैप्टर कंप्लीटली हट चुका है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, ठीक है, जिसके नाम सोर्टिंग, स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट है, ये तीनों चैप्टर हट चुके हैं। इसके बाद सिक्स और सेवन चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है। एट चैप्टर में से फंक्शन ओवरलोडिंग हट चुका है, फंक्शन ओवरलोडिंग हट चुका है, और एट चैप्टर से ही रिटर्निंग फंक्शन हट चुका है, और नाइन चैप्टर से फ्रेंड फंक्शन और रिटर्निंग ऑब्जेक्ट और पॉइंटर टू मेंबर, तीन टॉपिक हटे हैं नाइन चैप्टर से। नाइन चैप्टर से तीन टॉपिक हटे हैं। टेन चैप्टर से कुछ नहीं हटा है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वाले चैप्टर से कुछ नहीं हटा है। 11 चैप्टर से ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर, फ्रेंड फंक्शन, बाइनरी ऑपरेटर, मेंबर फंक्शन, बाइनरी ऑपरेटर, फ्रेंड फंक्शन। मतलब हमने 11 चैप्टर में ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा था, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो प्रकार के थे। कौन से थे? दो प्रकार के। मैं बात करूं तो देखो, जो 11 चैप्टर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हाँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग 11 चैप्टर का नाम था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम पढ़ रहे थे। उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को दो प्रकार से ओवरलोड कर रहे थे अपन। किस प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो था उसमें यूनरी ऑपरेटर, दूसरा था उसमें बाइनरी ऑपरेटर। कौन सा था? यूनरी ऑपरेटर, दूसरा कौन सा था इसमें? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, इन यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर को दो प्रकार से ओवरलोड कर रहे थे। एक तो यूजिंग मेंबर फंक्शन, यूजिंग मेंबर फंक्शन, और यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, इसी को भी बाइनरी ऑपरेटर को दो प्रकार से ओवरलोड कर रहे थे, मेंबर फंक्शन से, मेंबर फंक्शन से और फ्रेंड फंक्शन से। करेक्ट है क्या? हाँ, इन चार टॉपिक बनते थे इस चैप्टर से। इस चैप्टर से चार टॉपिक बनते थे। एक तो यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करना, यूनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना, बाइनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से, बाइनरी ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन से ओवरलोड करना। ये चार टॉपिक थे। इन चार टॉपिक में से तीन टॉपिक हट चुके हैं, ओनली एक टॉपिक बचा। कौन सा बचा है? देखते हैं। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, यूनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ये हट चुका है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर यूजिंग मेन फंक्शन, यूनरी ऑपरेटर
सॉरी बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेमोरी फंक्शन और बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ये तीन हट चुके हैं, ओनली ये बचा हुआ है, ओनली एक टॉपिक यूनिरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन से ओवरलोड कर, मतलब इसका ओनली एक प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद अपन चलेंगे 12 चैप्टर से। 12 चैप्टर से बहुत कुछ हट चुका है, सिंपल सा टॉपिक बचा हुआ है, इनहेरिटेंस वाले। इनहेरिटेंस 5 होते हैं, कितने होते हैं? 5 प्रकार के इनहेरिटेंस अपन ने बात की थी, कौन कौन से? हाँ, इनहेरिटेंस कौन कौन से थे बेटा? हाँ राहुल, कुछ कह रहे हो आप? हाँ, क्या कह रहे हो, मतलब समझ नहीं पाया मैंने। इसी तक क्या कह रहे हो बेटा आप? आप बताओ ना, आप बता क्या है ये। अच्छा, आपने बता दिया सर। इसी तक क्या कह रहे हो आप? ऊपर वाले कमेंट का मतलब समझ नहीं पाया मैं आपका। हाँ, बताना मुझे क्या कहना चाहते हो आप। हाँ, चलो अब बात करते हैं इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से। तो इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से भी कई टॉपिक हट चुके हैं, कौन कौन से हट चुके हैं? देखो, चैप्टर नंबर 11 से जाना, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं? चैप्टर नंबर 11 से अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स में काट लेना तीन चीजें, मतलब पेन से कहते ना ये चीजें नहीं आ रही। ठीक है, हाँ, ये चैप्टर नंबर 11 से है, तीन टॉपिक हटे हैं, बाकी सब कुछ है। टॉपिक चार बनते थे उसमें, ऑपरेटर और डेफिनेशन और सिंटेक्स, उसके बाद चार टॉपिक बनते थे, उसमें तीन टॉपिक हट चुके हैं, एक टॉपिक बचा हुआ। हाँ ठीक है बेटा, बता रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, हम प्रत्येक चैप्टर के बारे में अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगर बात तो मैं अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर आता है कौन सा? चैप्टर नंबर 12 आता है। तो चैप्टर 12 से जो इनहेरिटेंस है, हाँ, चैप्टर नंबर 12 जो इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, ठीक है, इस इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटे हैं? इनहेरिटेंस 5 प्रकार के थे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। और उसके बाद दो टॉपिक और थे, वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इन टॉपिकों में से इनहेरिटेंस में हटा है, कौन कौन सा टॉपिक है? एक तो हटा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कौन सा हटा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर मैं सिंपल चलूं, इसको अपन ग्राफिकल फॉर्मेट में देखते हैं, है ना। देखो, इनहेरिटेंस 5 प्रकार के थे। हाँ, मैं बता दूं, दिख रहा है? हाँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। ये 5 प्रकार की इनहेरिटेंस की अपन ने बात की थी, ठीक है। हाँ, इन 5 इनहेरिटेंसों में से 3 इनहेरिटेंस आपके दे रखे हैं, ये 2 हट चुके हैं। कौन कौन से? हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हट चुका है। इसके बाद दो टॉपिक और हटे हैं, कौन कौन से? वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअल बेस क्लास वाला और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये टॉपिक हटे किस चैप्टर से? चैप्टर नंबर 12 से। कौन कौन से? हायरार्किकल, हाइब्रिड, वर्चुअल बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है क्या होता है? हाँ,
एक मिनट थोड़ा सा। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आपके ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अंदर देखना दिख रहा होगा। इस सिलेबस में यहां पर दे रखा है डिलीटेड पोर्शन ऑफ एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, कि आपके कौन कौन से पार्ट डिलीट किए गए हैं चैप्टर से। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन दे रहा है, इसी को दे रहा हूं, नीचे वो दे रखा है। हाँ ये रहा रिवाइज सिलेबस। सिलेबस को रिवाइज किया, चेंज किया गया है, क्या क्या चुप हटा के। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। ऊपर वाले चैप्टर से क्या हटा रहा है, पूरा हटा रखा है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम सोर्टिंग चैप्टर पूरा हटा रखा है। लेकिन नीचे रिवाइज सिलेबस सोर्टिंग कुछ पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो नीचे वाला सिलेबस ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा वापस होगा ना। तो ये तो था चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है, नोट कर लिया भाई यहां तक तुम। हाँ, देख लिए क्या? चले आगे बेटा। हाँ, अब देखते हैं अपना। हाँ, 10 चैप्टर से 11 चैप्टर अपने बात कर ली, 12 चैप्टर अपने बात कर ली। चैप्टर 12, चैप्टर 10 से कुछ भी नहीं हटा है, कंप्लीट है एजीटीज। चैप्टर 10 से कुछ भी नहीं हटा है, एजीटीज पूरा है। ठीक है, चैप्टर 9 से कई पार्ट हटे हैं, तो चैप्टर 9 वाला देख लेते हैं अपन को कौन से हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। चैप्टर 9 देखते हैं। अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं, हाँ कुछ, या आप लोग सिलेबस देख लोगे, या सिलेबस खुद देख लोगे, अपन डायरेक्ट चलते हैं आगे कंटिन्यू, या वापस प्रत्येक चैप्टर का सिलेबस को एक्सप्लेन करो अलग से। हाँ राहुल, बिल्कुल। ठीक है, बनानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसके समझ में आया आपको? क्या सिलेबस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, या अपने टॉपिक पे चलते हैं? हाँ जल्दी बताएंगे बेटा, राहुल जल्दी बताएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क होगा। हाँ मैंने चुप, आपको मैंने क्या पूछा बेटा, सिलेबस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या अभी, या अपना जो टॉपिक चला था एसक्यूएल उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं? अच्छा, जो हटे हैं उनके बताने हैं, ठीक है।
ठीक है। हाँ, चैप्टर 9 वाला देखो फिर। चैप्टर 9 से चैप्टर 9 से हटे एक तो टैप ट्रेन फंक्शन, दूसरा जो टॉपिक हटा है इसमें से रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, और हटा पॉइंटर टू मेंबर। मतलब लास्ट के 3-4 पेज छूटे हैं, बाकी पूरा 9 चैप्टर कंप्लीट है। ये तीनों टॉपिक लास्ट में ही है, 9 चैप्टर के लास्ट में ही तीनों टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट वाले 3 टॉपिक हटे हैं 9 चैप्टर से, बाकी आगे वाले टॉपिक सारे। ठीक है, बात करता हूँ, आपने कहा 8 चैप्टर का, 6-7 से कुछ नहीं हटा है, 8 से हटे। चैप्टर 8 से कौन से हटे? चैप्टर 8, इसमें हटा है तो फंक्शन ओवरलोडिंग हट गया, फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा जो टॉपिक है इसमें से रिटर्निंग फंक्शन और रिटर्न फंक्शन, ये दो टॉपिक हटे हैं चैप्टर 8 से। ठीक है, नोट कर लो इसको। सिलेबस में 3 यूनिट है हमारे पास में, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। यूनिट सेकंड में से 6 चैप्टर से, 7 चैप्टर से, 10 चैप्टर से, इन 3 चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। यूनिट सेकंड में 6, 7 और 10 चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, और बाकी 8 में, 9 में, 11 में, 12 में चेंज हुआ, 4 चैप्टर चेंज हुआ। अब बात करेंगे एक बार अपन यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड की। ठीक है, पहले यूनिट थर्ड की बात कर लेता हूँ, जिसमें एसक्यूएल जो अपन पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, उसमें से कौन से पार्ट हटे हैं? देखो, रब कर दो इसको। हाँ, ठीक। चैप्टर यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर आते हैं, 13, 14 और 15। इसमें से कुछ चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक है 13 चैप्टर से। 15 चैप्टर कंप्लीट हट गया है, 15 चैप्टर कंप्लीट, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, कंप्लीट चैप्टर हट गया है 15 चैप्टर। 13 में से कुछ चेंजेस हुआ है, 14 में कोई चेंज नहीं हुआ है, 14 चैप्टर कंप्लीट आएगा। 13 में से कौन कौन से हटे हैं वो देखते हैं अपन। एक तो हटा है वीक एंटिटी। दूसरा हटा है इसके अंदर ट्रांसलेटिंग ER
into relational schema। और तीसरा टॉपिक जिसमें हटा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। ये 3 टॉपिक हटे हैं 13 चैप्टर से, ठीक है। 15 चैप्टर कंप्लीट हट गया, 13 चैप्टर से 3 टॉपिक हटे हैं, 14 चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। और जो ये यूनिट है, ये यूनिट अकेली है 20 मार्क्स की है, ठीक है। ये यूनिट अकेली 20 मार्क्स की है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट 20 मार्क्स की और सेकंड यूनिट है वो है 16 मार्क्स की। अब देखो पेपर में बहुत कुछ इजी हो गया है, बताऊं कैसे, एक बार से नोट करो। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं और वही 20 मार्क्स के। मतलब फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से हर टॉपिक में क्वेश्चन बनेगा। टॉपिक इतने बचे हुए हैं और वो भी 20 मार्क्स के बचे हुए, तो 20 मार्क्स उन्हीं टॉपिकों में से आएंगे, तो हर टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। हर टॉपिक क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हर टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि टॉपिक हमारे पास लिमिटेड हो गई। हाँ, तो बेटा बस फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे अपन, सेकेंड और थर्ड यूनिट की बात हो गई। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर 5 चैप्टर है, 1 से 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर। इन 5 चैप्टरों में से एक बार मैं देख लेता हूं। इन 5 चैप्टर में से ये 3 चैप्टर है ना, कौन कौन से, 3, 4 और 5, ये कंप्लीटली हट चुके हैं। कंप्लीट चैप्टर, ध्यान रखना, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हट चुके हैं। कौन कौन से, 3, 4, 5। फर्स्ट चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, फर्स्ट चैप्टर पूरा है। उसमें है क्या, एक पेज फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में एक ही टॉपिक है। सेकंड चैप्टर में से जो हटा है उसकी बात करते हैं अपन, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। या अपन फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं हमारे चैप्टर में, ये देख लेते हैं अपन, या जो हटे वो देखें। जो बचे हुए हैं वही देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, सेकंड चैप्टर में जो बचे हुए हैं ना हमारे पास, वो देख लेते हैं। इसमें से पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर तो पूरा है ही, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एरिया की डेफिनेशन, एरिया की डेफिनेशन। दूसरा बचा हुआ है इसमें रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस।
and analysis सिंगल एंड मल्टी लेवल 1D एंड 2D एरे, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा इसको ना, 2D एरे। ठीक है, इसके बाद में बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे। इसके बाद अगला टॉपिक है सर्च। सर्च और सर्च दो होते हैं, लीनियर और बाइनरी, दोनों लीनियर और बाइनरी दोनों सर्च है। और करेक्टर स्ट्रिंग इन सी, स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर स्ट्रिंग इन सी एंड फैबोनिक सीरीज। फैबोनिक सीरीज कुल मिला के ये टॉपिक बनते हैं किस चैप्टर से? सेकंड चैप्टर से, जो आपके सिलेबस में बने हुए हैं, सिलेबस में है ये चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर से ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस से हटाए नहीं गए। बाकी इसके आगे कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है। ठीक है, देखो स्ट्रिंग के बाद में, स्ट्रिंग के बाद चैप्टर सेकंड में स्ट्रिंग के बाद कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है, लास्ट में आती है फैबोनिक सीरीज। स्ट्रिंग और फैबोनिक सीरीज के बीच वाला पूरा मेथड हटाया गया, लास्ट में रिकर्जन के अंदर ओनली फैबोनिक सीरीज और कंप्लीट हटा दिया। ठीक है, तो एक जो फर्स्ट यूनिट है ये 20 मार्क्स की है और 20 मार्क्स में ओनली यही टॉपिक है। और एक टॉपिक कौन सा बचा है फर्स्ट यूनिट का? क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ये लिख दो आप, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर मान लो, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बस यही टॉपिक 20 मार्क्स के हैं, ये टॉपिक ही 20 मार्क्स के हैं। मतलब बात करूं तो स्टार्टिंग के 10 या 15 पेज होंगे कंप्लीट बुक की। आपकी बुक के स्टार्टिंग के 15 पेज ही होंगे, हर पेज पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, हर पेज पे 2 नंबर, तो 15 पेजों के अंदर ही 20 मार्क्स होंगे। तो फर्स्ट यूनिट से सिलेबस बहुत शॉर्ट हो गया फर्स्ट यूनिट के अंदर। और फर्स्ट यूनिट 20 मार्क्स की, जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही है, तो सेकंड चैप्टर भी बहुत कुछ हट चुका है। यहाँ तक डाउट? ये तो बात तो हमारे सिलेबस की। अब चलते हैं 13 और 14 चैप्टर, दो चैप्टर ही 20 मार्क्स के लास्ट के, उनकी बात करते हैं। रब कर दो इसको। हाँ, रब कर दो क्या इसको? ठीक है। हाँ, तो बेटा अपन कौन सा टॉपिक चला था एसक्यूएल में? अब बात करते हैं एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में कौन सा टॉपिक चल रहा था? ये तो अपनी सिलेबस की बात हुई, कंप्लीट सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना, फोकस करना है, कंप्लीट अपन ने बात की है। अब बात करते हैं अपन 13 चैप्टर जो अपना चल रहा था। हाँ, चैप्टर नंबर 13 अपन बात चल रहा था अपना, डीबीएमएस चल रहा था। वो डीबीएमएस में अपन कहां तक पहुंच गए थे? डीबीएमएस में अपन बात करते करते कहां तक चले पहुंच गए थे? हाँ राहुल, सर पिछले वाली क्लास में आप प्रेजेंट थे, है नहीं है? तो
नहीं पता। राहुल, कुछ पूछ रहा हूँ राहुल आपसे। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? चलो, हम बात कर रहे हैं एडवांटेज। ठीक है, हम बात कर रहे थे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेज कौन कौन से? तो अपन ने इसमें कुछ टॉपिक को नाम लिखे थे मैंने। एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस कौन से एडवांटेज है? इसमें से पहला टॉपिक था कौन सा? डेटा रेडिडेंसी। क्या था? डेटा रेडिडेंसी। और इसके बारे में से अपन ने बात भी कर ली थी पिछली वाली क्लास के अंदर। पहला टॉपिक अपना हो चुका। तो दूसरा एडवांटेज और क्या है इसका? डेटा शेयरिंग। क्या है? डेटा शेयरिंग। और तीसरा जो एडवांटेज है वो है इसका डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी। चौथा जो एडवांटेज है वो इसका क्या है? डेटा इंटीग्रिटी के बाद में डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी। अगला जो एडवांटेज क्या है इसका? इफिशिएंट डेटा एक्सेस। इफिशिएंट डेटा एक्सेस। अगला जो पॉइंट इसका क्या है? इंटीग्रिटी। ध्यान रखना, इंटीग्रिटी दो बार आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे आया। बात इन दोनों की। दूसरा अगला आता है रिड्यूसिंग रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगला आता है रिकवर रिकवरी इन डीबीएमएस। कुल मिला के ये आपके 8 पॉइंट हैं एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। समझ है क्या? पहला पॉइंट का काम क्या है? नो डेटा रिडेंसी। नो में लगाया नहीं, डेटा रिडेंसी। इसको बोलते हैं डुप्लीकेसी। क्या होता है इसके अंदर? अगर मैं इसमें बात करूं डेटा रिडेंडेंसी की, तो यदि सेम डेटा हमारे डेटाबेस में बार बार रिपीट हो रहा हो या बार बार उसमें स्टोर हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं डेटा की रिडेंडेंसी। यदि किसी डेटाबेस में डेटा की रिडेंडेंसी या डुप्लीकेसी होती है, तो वो डेटाबेस बेटर डेटाबेस नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यदि सेम डेटा बार बार आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, तो पहली चीज तो आपका स्पेस वेस्ट हो रहा है। किसके अंदर? डेटाबेस का स्पेस वेस्ट हो रहा है। दूसरा, जब आप उस डेटाबेस से कुछ रिजल्ट एक्सेप्टेड करोगे, कुछ रिजल्ट चाहोगे, तो उस समय वो जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट 100% राइट। क्यों? क्योंकि उसमें आपने जैसे सेम डेटा रिपीट हुआ है, तो आप चाहते किसी और का डेटा हो, वो आपको रिटर्न किसी और का कर रहे हैं। क्यों? कि उसके पास भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा डेटा करे से है नहीं है। तो इस समस्या, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसके अंदर? फाइल सिस्टम के अंदर। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे डेटाबेस में नहीं होती अगर आप उसमें कुछ कंस्टेंट्स लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है, डेटाबेस में भी आप डुप्लीकेसी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कंस्टेंट्स लगा रखे हैं, कंस्टेंट्स मतलब कुछ नियम प्रतिबंध उसमें लगा रखे हैं, तो उसमें डुप्लीकेसी होने की संभावना बहुत कम होती है। किसके अंदर? डीबीएमएस के अंदर। तो डीबीएमएस में जो पहली चीज एडवांटेज क्या है? डेटा रिडंडेंसी में डुप्लीकेसी नहीं होती। इस डुप्लीकेसी को रोकते हैं इसके अंदर डीबीएमएस। पहला पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट आता है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब क्या? ये चीज तो आप कई बार पढ़ा भी है, सो आप शायद करते भी हो, यूज में आपने लिया हुआ। हाँ, नहीं पता। चल, जैसे आपके पास से अगर आपके मोबाइल में कोई डेटा स्टोर है,
आपके मोबाइल में। मोबाइल में जो डेटा स्टोर मतलब आपके मोबाइल में क्या है, मेमोरी स्पेस, उस डेटा को ओनली आप ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो कंप्यूटराइज्ड डेटा है, उस डेटा को ओनली आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो होता है सिंगल यूजर डेटाबेस। मतलब ऐसा डेटाबेस जिसे ओनली एक ही यूजर काम में ले, वो सिंगल यूजर। लेकिन डेटा शेयरिंग का मतलब ये है कि ऐसा डेटाबेस जिसे एक ही समय में मल्टीपल कोई सा भी यूजर उसे एक्सेस कर सके। ये नहीं है कि इसे ओनली एक यूजर एक्सेस कर सकता है, मतलब मल्टीपल यूजर एक डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो होता डेटा शेयर, मतलब डेटा एक जगह ही है लेकिन वो मल्टीपल यूजर के पास शेयर कर रहा है। ठीक है, तो डेटा शेयर क्या होता है, डेटा शेयर। अगला क्या आता है, डेटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? हाँ, कौन बताएगा इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, तो बताएगा। तो बताएगा डेटा इंटीग्रिटी। अरे इंटीग्रिटी मतलब बता दो मुझे तो। अच्छा, राहुल तो क्लास के बाहर हो गया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। हाँ, अगला जो टॉपिक आता है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा पता है आपको इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी मतलब होता है कलेक्शन या इकट्ठा करना, गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, उनको ग्रुप बनाना। किसका? इंटीग्रेट। अब सुनो, हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे किसको? डेटा को। डेटा को क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कैसे? अब सुनने से थोड़ा सा यहाँ पे कंस्टेंस लगेगा। कंस्टेंस मतलब प्रतिबंध, कुछ नियम लगेगा। वो क्या लगेगा? डेटा इंटीग्रिटी कंस्टेंस, ध्यान रखना। डेटा इंटीग्रिटी के अंदर एक कंस्टेंस लगता है, कौन सा? डेटा इंटीग्रिटी कंस्टेंस, ध्यान रखना। कंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी, इस वर्ड को भी, इस वर्ड की अगर हिंदी में बात को उसे बोलते हैं प्रतिबंध। पर कुछ उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना। किस पे? जिसके ऊपर आप ये लगा रहे हो, ये अप्लाई कर। अब सुन, यदि डेटाबेस बना, सर डेटाबेस के लिए, डेटाबेस की एडवांटेज है, तो डेटाबेस के लिए ये एडवांटेज क्या काम में आता है? मतलब आप कोई भी डेटाबेस बना रहे हो, तो उस डेटाबेस में क्या होगा, आपके बहुत सारे डेटा स्टोर करोगे उसमें। ये तो नहीं कि एक डेटा स्टोर होगा उसमें, मल्टीपल या लार्जेस्ट डेटा उसमें स्टोर करने करेंगे इसके अंदर डेटाबेस। अब एक चीज बताओ, आपने इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर दिया। अब जो आप बाद में अपना रिजल्ट चाहते हो, डेटा आप एक्सेस करोगे, तो इसी डेटाबेस से आप रिजल्ट रिट्रीव करोगे। तो वो जो रिजल्ट रिट्रीव हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, क्या उसकी 100% गारंटी है क्या मिलने वाला डेटा एकदम राइट होगा, एक्यूरेट होगा? ये गारंटी है क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे जब आपने उसमें जब डेटा दिया, कहां से? पहले आप उसमें डाले, डेटा डाले होंगे, और अगर आपने डालते समय ही, डेटा स्टोर करते समय ही उस पर कोई कंस्टेंस नहीं लगाया, मतलब आपने जो भी इच्छा हुई डेटा उसमें रख दिया, तो आपकी मर्जी से डेटा उसमें स्टोर कर दिया, तो रिजल्ट भी क्या आप जो चाहते हो आ सकता है क्या? क्यों? आपने जब डेटा डाल एंटर किया था, स्टोर किया था, उस समय ही कुछ नियम नहीं लगाए, जो मर्जी आया वो डाल दिया अपन ने, तो रिजल्ट भी वैसा ही प्राप्त होगा, रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। मतलब हमें 100% एक्यूरेसी, राइट रिजल्ट नहीं प्राप्त। क्यों? क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? डेटा, डेटाबेस में कोई भी डेटा, डेटाबेस में अगर डालता है, स्टोर करता है, तो डेटाबेस में पहले से डेटा कुछ होगा नहीं। बिल्कुल पहले क्या होता है, डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक होगा, तो डेटाबेस अपन नया बनाए हैं, तो पहले पूरा क्या फ्री है। अब उसमें डेटा स्टोर करेंगे तो अपन तो करें, और अपन करते, अपन जो डाल डेटा, उस समय ही अपन ने कुछ नियम अप्लाई नहीं किए, तो अपने अपनी मर्जी से डेटा रख दिया। अब जो रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट उसी के अनुसार देगा, है नहीं? लेकिन आपने डेटा को इंटीग्रेट, इकट्ठा करते समय, उसको स्टोर करते समय ही कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दिया। क्या लगा दिया? कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दिया, मतलब कुछ नियम या रेगुलेशन लगा दिए। उस नियम और रूल और रेगुलेशन के अनुसार आपने डेटा स्टोर कर रहे हो,
तो जाहिर सी बात है रिजल्ट रिट्रीव होते समय जब आप रिजल्ट चाहते हो उस समय आपका रिजल्ट क्या रहेगा, एक्यूरेट राइट रहेगा। क्यों? जैसे सिंपल सी बात करता हूँ मैं एक छोटा समझाने के लिए आपको। मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे क्लास है। ये 4 फील्ड है। इन 4 फील्ड में आप डेटा डाल रहे हो। रोल नंबर 1 पे कौन है, जैसे मान लिया मैंने इशिता है, ठीक है। रोल नंबर 2 पे कौन है, फोन नंबर 3 पे कौन है, सॉरी रोल नंबर 1 फिर वापस मैंने 1 ले लिया, 1 पे कौन है, राहुल है। फिर मैंने रोल नंबर 3 2 ले लिया, 2 पे कौन है, जैसे वंशिका है, ये मैंने ले लिया। अब सर 1 पे इशिता भी है, 1 पे राहुल भी है, ये कैसे हो जाएगा? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स कुछ नियम लगाए नहीं इस पे, तो होगा। आप जो भी डालोगी ये तो मना तो करेगा नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेम रोल नंबर आप बार बार डाल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो क्या पता जो आप डालोगे वो तो उसमें स्टोर करेगा। लेकिन आपने अगर रोल नंबर को लगा दिया क्या, यूनिक, क्या लगा दिया, यूनिक, क्या लगा दिया, यूनिक या प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी की या इसको यूनिक कर दिया, मतलब इसमें एक नंबर एक बार ही आएगा, एक नंबर एक बार ही आएगा। अगर इसमें यूनिक कंस्टेंस या प्राइमरी की लगा दिया तो सेम चीज बार बार रिपीट नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन। और आप वन डालना भी चाहोगे ना तो भी नहीं डलेगा। और इस पे एक कंस्टेंट आपने और लगा दिया, ऑटो इंक्रीमेंट का लगा दिया। ऑटो इंक्रीमेंट जब आपने डेटाबेस बनाया उसी समय रोल नंबर वाले फील्ड के ऊपर क्या लगा दिया अपने, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे आपने एक डाला तो नीचे किसी भी कंडीशन में आप 3 4 नहीं डाल सकते, वो ऑटोमेटिक लेगा, 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, 4 ले लेगा। अब मुझे बताओ क्या एक रोल नंबर पे एक ही बच्चे की स्टूडेंट की डिटेल आएगी? क्या अब यहाँ पे मिस्टेक होने की चांस हो क्या, है क्या चांस? नहीं हो सकती, क्योंकि रोल नंबर बार बार रिपीट होगा ही नहीं, रोल में ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। आप चाह रहे गलती करना लेकिन फिर भी गलती नहीं हो पा रही उसमें, क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगा दिया आपने, कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, कुछ नियम लगा दिया। तो अगर आप ये नियम नहीं लगाते तो आप तो रोल नंबर 1 पे ईशिता भी थी, 1 पे पूनम भी थी, 1 पे राहुल भी था, तो वो रोल नंबर 1 पे कौन से स्टूडेंट का डेटा देता आपको? वहां पे रिजल्ट आपको क्या नहीं मिलता, 100% राइट नहीं मिलता, राइट। तो इसी चीज को जब आपने इकट्ठा किया तो इसी समय जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, उसी समय क्या लगा दो उसके ऊपर, कंस्ट्रेंट्स लगा दो। क्या लगा दो, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट लगाते ही डेटा जो स्टोर होगा क्या होगा, राइट होगा स्टोर। आपने स्टोर किया, स्टोर किया वो राइट होगा। डेटा इंटीग्रेट करते समय आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दिया, डेटा स्टोर भी क्या होगा, एकदम राइट होगा, और आपको रिजल्ट भी एक्यूरेट या एक्यूरेसी 100% रहेगी। ये होता है डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ, तीसरा पॉइंट क्लियर है क्या? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जबकि इसमें 2 ही लाइन दे रखी है आपको यहाँ पे, मैंने कंप्लीट इसको एक्सप्लेन किया है। हाँ इसी तरह डाउट है, बोलो क्या डाउट होगा, आप बोलो डाउट यस। क्लियर है, ठीक है, ओके। अगला जो पॉइंट आता है कौन सा, डेटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, जब आप डेटाबेस बना रहे हो, डेटाबेस की कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो बनाते समय उसमें इस प्रकार से बनाओ कि सारा डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, मतलब उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी इस प्रकार से हो कि उसको डेटा को आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता हो। मतलब मल्टीपल यूजर को एक्सेस करना चाहे तो मल्टीपल व्यू से देख सकते हो। मतलब डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए, डेटा क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये होता है डेटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, डाउट क्लियर? चलो आगे। अगला पॉइंट आता है इफिशिएंट डेटा एक्सेस। इफिशिएंट डेटा एक्सेस मतलब क्या होता है? हाँ तो बताएगा मुझे, इफिशिएंट डेटा एक्सेस।
चलो मैं करता हूँ इसको भी एक्सप्लेन। एफिशिएंट डेटा एक्सेस मतलब ये है कि डेटाबेस इस प्रकार का हो उसमें से हम डेटा आसानी से एक्सेस कर सके। मतलब हमारा डेटा भी इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे डेटा को हमें लेने के लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो और डेटा को आसानी से एक्सेस कर सके और उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी आसानी से अपन ले सके। मतलब उसमें डेटा को स्टोर करना और उस डेटा को रिट्रीव लेना दोनों क्या हो इजी होना चाहिए। वो होता है इफिशिएंट डेटा एक्सेस। डेटाबेस से डेटा हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा इफिशिएंट डेटा एक्सेस। अगला आता है कौन सा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब वही है इकट्ठा करना कलेक्ट करना लेकिन इसके ऊपर कंस्टेंस लगाया था यहाँ पे कंस्टेंस यहाँ पे लगा था इंटीग्रेट मतलब डेटा को एक प्रकार से कलेक्ट करना उसको इंटीग्रेट करना ग्रुप बनाना उसको स्टोर करना डेटा इंटीग्रिटी के अंदर ही आता है इंटीग्रिटी इकट्ठा कर अलग से बता रखा है। ठीक है अगला जो पॉइंट आता है रिड्यूसिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम मतलब आप जो भी डेटाबेस बना रहे हो जो भी डेटाबेस बना रहे हो तो उस डेटाबेस में कुछ सॉफ्टवेयर होगा तो वो सॉफ्टवेयर इस प्रकार होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो एप्लीकेशन इस प्रकार होना चाहिए उसको बनाने में हमें कम समय लगे और बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका रिड्यूस एप्लीकेशन टाइम क्या होना चाहिए कम होना चाहिए रिड्यूस होना चाहिए कम होना चाहिए। उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसको काम कर लेने के लिए जो उसको टाइम लगता है वो टाइम मिनिमम होना चाहिए कम से कम होना चाहिए वही बेटर होगा। तो इसमें रिड्यूस एवोल्यूशन टाइम क्या होता है रिड्यूस होता है कम होता है इसके अंदर डीबीएमएस के। अगला आता है रिकवर इन डीबीएमएस। रिकवर समझते हो जैसे आपके फोन से कोई डेटा बाय द वे किसी कारण से डिलीट हो जाता है इरेज हो जाता है तो आप क्या करते हो जैसे व्हाट्सएप पे होता है आप अपना फोन पूरा क्लीन या साफ कर देते हो फिर बाद में आपके व्हाट्सएप पे जो भी डेटा है मैसेज वगैरह उस बैकअप से आपका कंप्लीट डेटा वापस अपने मोबाइल में डाउनलोड या स्टोर हो जाता है। आपका डेटा मोबाइल से कंप्लीट चला गया था लेकिन व्हाट्सएप पे आपने बैकअप बना रखा था तो बैकअप से डेटा वापस क्या हो गया आपका रिकवर हो गया वापस प्राप्त हो गया। तो सेम चीज हमारे डीबीएमएस में होती है अगर हमारा डेटाबेस बाय द किसी कारण से डिलीट हो जाए या कुछ डैमेज हो जाए तो उसे हम वापस रिकवर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी डेटाबेस में होनी चाहिए। कौन सी रिकवर इन डीबीएमएस। डीबीएमएस को आसानी से रिकवर भी किया जा सकता है और बाय द किसी कारण से डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए डेटा डिलीट हो जाए नष्ट हो जाए तो उससे वापस हम रिकवर कर सकते हैं। ये चीज भी डीबीएमएस में होनी चाहिए रिकवर इन डीबीएमएस। तो ये 8 पॉइंट थे डेटाबेस के एडवांटेज के। ये 8 पॉइंट क्लियर मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किए हैं। अब इन 8 पॉइंटों में किसी पॉइंट को दिक्कत है तो हो सकता है नहीं तो आगे चलेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस और डीबीएमएस के एग्जांपल। एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस और डीबीएमएस के एग्जांपल। डीबीएमएस का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है आजकल हर जगह डीबीएमएस का यूज हो रहा है। हम देखो हर जगह जहाँ पे कंप्यूटर है वहां पे डीबीएमएस का यूज मतलब जहां पे आप कंप्यूटर मिल गया अब कंप्यूटर से जैसे आप एरोप्लेन में जाते हो या रेलवे के लिए जाते हो या बैंक में जाते हो तो आप बैंक के पास आपका डेटा कहाँ में से मिलेगा उसके पास बैंक का खुद डेटाबेस बना हुआ है वो डेटाबेस से आपका डेटा उसके कंप्यूटर पे क्या करता है प्राप्त करता है उसको देख के आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो आपको शो करता है। तो सेम चीज डेटाबेस अपने पास बैंकिंग में ले लो एरोप्लेन में ले लो रेलवे में ले लो हर जगह डेटाबेस का यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है देखो दे रखा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर एयरलाइंस में रिजर्वेशन शेड्यूल और इन सभी सेक्टरों के अंदर डेटाबेस का यूज हो रहा है। अगला आता है यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह इनके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके अंदर यूजर है और तो मैं बात करूँ तो अपने कोई भी एम्प्लॉय कंपनी कोई भी कंपनी है तो उसमें एम्प्लॉय के लिए या फिर कोई स्कूल्स के लिए हर जगह बात करें तो डेटाबेस का यूज आजकल हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसका डीबीएमएस का अब्स्ट्रैक्शन लेवल। डीबीएमएस का अब्स्ट्रैक्शन लेवल ठीक है
और वहीं से ही हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, 13 चैप्टर। ठीक है, हाँ, अब्स्ट्रैक्शन लेवल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना करेंगे, यहाँ तक पढ़ते रहिए, सिलेबस आ चुका है, सिलेबस के अनुसार बात करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट आज तक? आज के टॉपिकों में किसी को डाउट है क्या? हाँ, कौन कौन प्रेजेंट है? इस राहुल वापस आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।